हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। हम देख रहे थे हमारी नई सीरीज जो है चैप्टर 10 मार्केटिंग। आज हम इसमें कवर करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, अति लघु प्रश्न। तो चलिए चलते हैं हम इस सीरीज की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के लिए ब्रांडिंग के कोई दो लाभ बताइए। ठीक है, जो हम गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो हमारे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, तो उसके ब्रांडिंग के क्या लाभ होंगे वो बताइए। हम किसी भी वस्तु और सेवाओं को ब्रांड के अंदर डाल देते हैं तो उसके हमें लाभों को बताना है। तो चलिए सबसे पहला है, वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के लिए ब्रांडिंग के लाभ इस प्रकार है। ठीक है, ब्रांड मतलब ब्रांड नेम से कोई प्रोडक्ट पहचाना जा रहा है तो उसके क्या लाभ है। तो सबसे पहला है, यह एक फर्म को अपने उत्पादन को प्रतिस्पर्धी फर्म से अलग करने में सक्षम बनाता। ब्रांड नेम क्या होता है, एक तरीके का वो नेम है जिसमें लोग पहचानते ही आपका वो प्रोडक्ट या उत्पाद खरीद लेते हैं, जो दूसरे उत्पादों से उसको अलग बनाते हैं। जैसे ट्रेडमार्क होता है, नाइकी के शूज हो गए, बाटा का वॉच हो गई, या बाटा का लेदर हो गया, या जोडो अरमानी की वॉचेस हो गई। तो ये क्या है, लोग इसकी एक अलग स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो दूसरे उत्पाद से उसको अलग बनाता है, तो वो फर्म की पहचान है। जैसे गुची के बैग्स बन रहे हैं तो वो गुची की जो कंपनी है वो उसके अपने अलग कस्टमर्स होंगे जो उसको वेरीफाई कर पाएंगे मार्केट में जो अलग उत्पाद या बैग्स उपलब्ध है। तो ये फर्म के लिए लाभकारी होता है। सेकंड है, जब किसी उत्पाद को ब्रांडिंग प्रदान की जाती है तो वह ग्राहकों के बीच जाना जाता है, एक फेमस ब्रांड नेम हो जाता है। जैसे टाइटन की वॉचेस हैं, तो अगर आप उसको कंपेयर करोगे किसी भी लोकल वॉच से, तो टाइटन का क्या है, एक ब्रांड नेम है, लोग समझ जाएंगे देखिए कि इसकी क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि ब्रांड नेम वो होता है जिसमें लोगों का विश्वास जीता होता है, कई साल से मार्केट में अपनी पोजीशन बनाए रखता है। तो ये क्या है, एक प्रोडक्ट को दूसरे से अलग भी बनाता है और क्या करता है, ग्राहकों के बीच में अपनी एक नई पहचान बनाता है और नए व्यवसाय को आकर्षित करता है। ठीक है, कई तरीके के, जैसे टाइटन का भी एक और सब्सिडी खुली थी फास्ट ट्रैक, तो लोग क्या है उससे भी जुड़ गए थे। तो ये इस तरीके से पहचान बनाने में सक्षम होते हैं। ब्रांडिंग से उत्पाद का विज्ञापन करना आसान हो जाता है। और अगर आप ब्रांड है, टाइटन के नाम से आप कोई शोरूम खोल रहे हो या उसका एडवर्टाइजमेंट करो, तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि वो उस ब्रांड को पहले से जानते हैं। तो क्या है, उसकी ज्यादा, क्योंकि वो अपनी ब्रांड वैल्यू पहले ही बना चुका होता है, तो इसलिए उसमें उपलब्धि अपने आप ही हो जाती है। तो ये क्या है, अपने आप ही इसका एडवर्टाइजमेंट ईजी होता है। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। ब्रांडिंग विभेदक मूल्य निर्धारण में कैसे मदद करता है। ठीक है, विभेदक मूल्य मतलब प्राइस फिक्सेशन में ब्रांडिंग कैसे हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं। ब्रांड नेम उपभोक्ताओं के बीच उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में छवि बनाने में मदद करता है। ठीक है, जो ब्रांड नेम है वो क्या है, पहले से एक स्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट होता है कस्टमर्स के बीच में, जो उसको उसकी कीमत से या उसके ब्रांड नेम से, जैसे गुची का बैग हो गया या बहुत सारे कपड़े आते हैं, रिलायंस डिजिटल का कोई प्रोडक्ट हो गया, तो उसका ब्रांड नेम से लोग पहचान जाते हैं कि इस कंपनी का है, और वो कंपनी ने अपनी मार्केट पोजीशन बहुत पहले से मार्केट में बनाई होगी, तभी लोग उस ब्रांड या प्रोडक्ट से आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो यह ग्राहकों को विभिन्न फर्मों के उत्पादों में अंतर करने में मदद करता है कि एक टाइटन की वॉच या सोनाटा की वॉच दूसरे से कैसे अलग है। अपने आप ब्रांड वैल्यू या ब्रांड नेम से लोग क्या करते हैं, उसको डिफाइन कर लेते हैं कि इस तरीके से लोकल चीजों से अलग है, इसकी गारंटी, वारंटी पीरियड, या जो भी इसमें नए कलर्स या इसके फीचर्स होते हैं, तो उससे लोग इसको विभाजित कर लेते हैं दूसरे उत्पादों से। ठीक है, तो विपणन अलग अलग कीमत वसूल कर सकते हैं और एक अच्छी ब्रांड छवि होने पर संगठन प्रीमियम कीमतें वसूल कर सकता है। तो इसका क्या लाभ है कि जो मार्केट रिसर्चर्स हैं या मार्केटर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, अच्छी अच्छी वैल्यू मींस प्राइस फिक्सेशन के अलग अलग वैल्यूज की हमारे पास ये ऑफर में निकाल देते हैं वो, या कभी वही चीज डिस्काउंट में या बढ़ जाती है कीमतें। जैसे मोबाइल्स में भी बहुत सारी कैटेगरी के जो प्रोडक्ट होते हैं, उससे वो अलग अलग ब्रांड वैल्यू कीमतें, जो प्राइस है वो वसूल कर सकते हैं। और इसमें ब्रांड छवि होने पर जो ब्रांड का है, जैसे कोई भी मोबाइल निकला मोटोरोला वन प्लस का, तो उसकी अपनी से पहले से ही एक छवि है, मार्केट में स्टैंडिंग है, पोजीशन है, जिससे जो फर्म को क्या होगा, लाभ ही होगा, प्रीमियम प्राप्त वो कर सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। तो ब्रांडिंग का ये लाभ होता है प्राइस फिक्सेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विपणन की सामाजिक अवधारणा क्या है, इसका सोशल कॉन्सेप्ट क्या है मार्केटिंग का,
तो इसमें दीर्घ अवधि समाज कल्याण को ध्यान में रखने के साथ ही ग्राहक की संतुष्टि के अतिरिक्त विपणन के सामाजिक, नैतिक एवं प्राकृतिक पक्षों को ध्यान में रखते हैं। हम क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। इसमें मार्केटिंग एक्टिविटीज में क्या है कि हम एक वस्तु या उत्पाद को उत्पादन से लेके, संग्रहण से लेके उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, सामाजिक कॉन्सेप्ट क्या कि इसमें लंबे समय के लिए लोग जुड़ेंगे, नैतिक वैल्यूज है, प्राकृतिक पक्षों को ध्यान में कि हम इसको नेचुरल बनाए, मतलब प्रकृति को बिना नुकसान किए बनाए। तो इसका सोशल कॉन्सेप्ट ऐसे इससे रिलेट करता है मार्केटिंग से, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ये होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उपभोक्ता उत्पादों के पैकेजिंग के फायदों को सूचीबद्ध करें, ठीक है। जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उनके हमको प्रॉफिट्स बताने हैं, उसको सूचीबद्ध करना है। तो उपभोक्ता वस्तुओं का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बनाए रखने का स्तर ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें क्या है, हेल्दीफाइंग हो और क्या हो, हाइजीनिक हो, मतलब लोग जो यूज कर रहे हैं या फूड के तौर पे या किसी भी तौर पे दवाइयां ले रहे हैं, फूड्स ले रहे हैं, तो जो भी उपभोक्ता प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, स्वच्छ होने चाहिए, मतलब हाइजीनिक होने चाहिए और स्वास्थ्य के लिए मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए उनका, या उनको किसी तरह की बीमारी ना हो जाए वो यूज करते। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें इसे बनाना है। व्यक्तिगत विक्रय स्वयं सेवा दुकानों द्वारा संभव, ठीक है। इसको हम पर्सनल सेल्स कर सकते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत विक्रय मतलब पर्सनली तौर पे दुकानों पे दुकानदार उसकी जानकारी देके उपभोक्ता को उस चीज को बेच सकते हैं। तीसरा है नवीनता के अवसर अधिक हैं। इसमें आप इनोवेशन कर सकते हो, कुछ ना कुछ नए अमेंडमेंट्स या इनोवेशन क्या है, नयापन लाना। तो नयापन, नई तकनीक से भी आप इसका प्रमोशन कर सकते हो। उत्पादों का विविधीकरण आसान, ठीक है। जो एक प्रोडक्ट दूसरे से कैसे अलग है उसका भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उसका विविधीकरण हम कर सकते हैं। तो इसके ये कुछ फायदे थे। इसमें पहले हेल्थ हाइजीन पॉलिसी पे होने चाहिए, पर्सनल सेल्स के माध्यम से दुकानदारों के थ्रू अवेलेबल होने चाहिए। इसमें आप कुछ भी नयापन या नवीनता ला सकते हो। उत्पादों का विविधीकरण मतलब आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो एक दूसरे प्रोडक्ट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिछले कुछ महीनों के दौरान आपके या आपके परिवार द्वारा खरीदे गए शॉपिंग उत्पादों की सूची बनाए। वो हमारे हर एक फैमिली में बजट बनता है ग्रोसरी का, तो उसमें जो उत्पाद हम खरीदते हैं उसकी कुछ सूची बताना, उसके कुछ एग्जांपल्स देना है। तो सबसे पहले है वस्त्र, जो हम हर महीने ही खरीदते हैं या बहुत उपभोग की चीजों में आता है, वो है क्लोथ्स के बिना मौसम अलग हुआ, या हर महीने का हमारा वो होता मौसम अलग हुआ, या जो भी जैसे विंटर्स है तो विंटर्स में हम वूलन प्रेफर करें, समर्स में कॉटन। तो वस्त्र तो हम खरीदते ही हैं। एलसीडी टीवी मतलब एक मनोरंजन का साधन है कि हम टीवी देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ समय बिता रहे हैं फैमिली के साथ, तो ये भी होगा। कार क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी कि एक जगह से दूसरे स्थान पे जाने के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट माध्यम है। गहने क्या है, लग्जरी आइटम है। लग्जरीज मतलब जो हमारी वैल्यू बढ़ा रही है कि हम इसको लेके रखते हैं, गहने वगैरह ओकेजन्स के लिए या फैमिलीज में हमें जैसे भी मिल रहे हैं तो हम गोल्ड परचेज कर रहे हैं। फिर लास्ट किताबें, ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो मतलब कस्टमर या कंज्यूमर खरीदते ही रहते हैं, ठीक है। किताबें मीन्स बुक्स, ज्ञान नॉलेज गेन करने के लिए तो हम किताबें वगैरह ले रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हमने देखा कि वस्त्र, एलसीडी, कार, गहने और किताबें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो हमारी ये है शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है विपणन क्या है, मार्केटिंग क्या है, ये समझाइए आप। और माल और सेवाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया में ये क्या क्या करता है, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज में ये जो प्रोसेस में ये क्या क्या करता है वो बताना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं विपणन क्या है, विपणन मार्केटिंग क्या है। तो विपणन एक सामाजिक क्रिया है जिसको हमने क्या बोल दिया, सोशल एक्टिविटी है। इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते हैं जिसमें हमारा उपभोक्ता का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो प्रथम रहता है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग वस्तुओं सेवाओं का मुद्रा अथवा किसी ऐसी वस्तु में विनिमय करते हैं जिसका उसके लिए कुछ मूल्य हो। गुड्स और सर्विसेज को हम एक्सचेंज कर रहे हैं किसी कीमत पे, एक कीमत हम प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्तकर्ता कीमत प्राप्त कर रहा है, उसके बदले हम उपभोक्ता को क्या दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो चलिए विपणन के कार्य देख लेते हैं किस किस प्रकार से ये कार्य करता है। सबसे पहले है बाजार संबंधी सूचना एकत्रित करना तथा उसका विश्लेषण करना। सबसे पहले मार्केट रिसर्च होता है कि हमने प्रोडक्ट के बारे में किस चीज की मांग उठी है, कैसा मौसम, कैसा सीजन, क्या ट्रेंड पे चल रहा है, उसकी हमने क्या की, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसका हमने डिटेल विश्लेषण किया। दूसरा है
उचित विपणन योजना का विकास करना। उचित विपणन योजना मतलब कि हमने एक स्ट्रेटेजी या प्लानिंग बनाई और उसको डेवलप किया। बिना प्लानिंग के तो कोई भी कार्य स्टार्ट नहीं होता, तो हमें इसके लिए जो भी हमने सूचना एकत्रित की उसका हमने प्लानिंग की और उसको डेवलप किया। फिर है उत्पाद का रूपांकन एवं विकास करना। अब उत्पाद का रूपांकन करना मतलब उसको लेबलिंग करना, उसको से शेप साइज डिसाइड करना और उसको पैक करना, तो ये सारा उसके अंदर आएगा। उत्पाद का प्रमापीकरण एवं ग्रेड तय करना कि कितनी क्वालिटी कितनी क्वांटिटी में वो उत्पाद होगा, ये चीज हमें उसमें तय करनी है। फिर है पैकेजिंग एवं लेबलिंग का कार्य। तो जब हमने इसमें क्वांटिटी फिक्स कर दी कि इतने ग्राम का या 1 केजी का ये रहेगा, उसके बाद हमने उसकी पैकेजिंग की और उसमें लेबलिंग दी कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कब होगी, एक्सपायरी कब होगी, तो ये सारी चीजें। उत्पाद की ब्रांडिंग करना। अब हमने उसको ब्रांडिंग कर दिया कि ब्रांड का जो एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन टीम होती है वो उसका ब्रांडिंग करेंगी। फिर है ग्राहक समर्थक सेवाओं का विकास करना। ठीक है, अब हमने इसमें क्या कर लिया कि हमने सिर्फ यहीं तक हमारी एक्टिविटी खत्म नहीं होती, हमने कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए जैसे कस्टमर सर्विसेज होती हैं या कॉल सेंटर्स होते हैं, उसके लिए भी हमने उसका विकास किया कि अगर कोई कंप्लेन है प्रोडक्ट को लेकर आप वहां पे दर्ज करवा सकते हैं। चलते नेक्स्ट स्लाइड में। उत्पाद का मूल्य निर्धारण करना। ठीक है, मूल्य निर्धारण करना मतलब प्राइस फिक्सेशन। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्राइस फिक्सेशन, प्राइस फिक्स कर रहे हैं कि क्या उसका मूल्य होगा। ठीक है, फिर है वस्तु एवं सेवाओं के संवर्धन में उपभोक्ता को फर्म के उत्पाद एवं उसकी विशेषताओं के संबंध में सूचना देना तथा उन्हें उत्पादों को क्रय करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हम फर्म के उत्पाद के बारे में सूचना प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता को बेचने के लिए हम सारी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि ये इस तरीके से आप इसको संवर्धन कर सकते हो, संवर्धन क्रियाएं अपना रहे हैं। फिर है वस्तु एवं सेवाओं का भौतिक वितरण करना। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, हमने हर कस्टमर को लेके ही कोई प्रोडक्ट बनाया और उसका फिर क्या कर रहे हैं हम कि कहाँ, कस्टमर तो हमारे नजदीक ही बैठा नहीं होगा, जो उसका उत्पादन स्थल होता है, जो कस्टमर होता है उसका प्लेस अलग अलग होता है, तो उसके लिए हमें वितरण डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस कैरी करनी होती है। फिर है वस्तुओं का परिवहन संग्रहण एवं भंडारण करना। जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक जगह से जहां से उत्पादन हुआ, अब ये कहाँ जाएगा, गोडाउन में करने, तो हम वो कैसे पहुंचाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन द्वारा। तो ट्रांसपोर्टेशन से हमने क्या किया, एक प्लेस बनाई जहां पे हमने क्या किया, संग्रहण गोदाम बनाया, वहां पे माल का भंडारण किया और वहीं भंडारण से वो विक्रय को जाएगा मार्केट प्लेस में, जहां वो बिकेगा वो होती है प्लेस मार्केट। तो ये सारी एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विपणन की उत्पाद अवधारणा और उत्पादन अवधारणा के बीच अंतर करें। ठीक है, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट के बीच में हमें अंतर करना है। तो देखिए, विपणन की उत्पाद अवधारणा एवं उत्पादन अवधारणा में अंतर किस प्रकार करेंगे, हम इसमें अंतर डिस्टिंग्विश करना है। तो सबसे पहले हम इसमें आधार ले लेंगे, बेसिस। तो प्रारंभिक बिंदु, फर्स्ट पॉइंट जो इसमें देखेंगे हम, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, ये इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, और ये क्या है, प्रोडक्शन का। उत्पादन होता है प्रोडक्शन। तो सबसे पहले इसमें जो हम देखेंगे, प्राथमिक बिंदु कारखाना, उत्पाद कहाँ बनता है, कारखाने में बनता है, और उत्पादन कहाँ होता है, ये भी। तो जो इसका बेसिस दोनों का सेम होता है, उत्पाद और उत्पादन का, कि ये कारखाना मतलब किसी फैक्ट्री में ही हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, वहां उत्पाद बनता है और जो प्रोसेस होती है उसको हम प्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा है मुख्य आधार, मेन कॉन्सेप्ट है इसका उच्च कोटि की वस्तुओं का निर्माण करना। ठीक है, कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, उत्पाद जो बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें हम हाई क्वालिटी की सर्विसेज इंक्लूड करेंगे, हाई क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज का हम यहाँ पे निर्माण करेंगे, जबकि यहाँ पे अधिक मात्रा में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, हमारी उत्पादन प्रक्रिया क्या है कि हम ज्यादा से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उच्च कोटि की मतलब हाई क्वालिटी की, और यहाँ हम ज्यादा मात्रा में बनाएंगे। ठीक है, थर्ड है साधन। ठीक है, किस साधन से आप कर रहे हो, तो इसमें आएगा वस्तुओं की किस्म में सुधार कर वस्तुओं की मांग बढ़ाना। ठीक है, अच्छी क्वालिटी की हमें प्रोडक्ट्स बनाने हैं, अच्छा, तभी तो जो कस्टमर है हमारा वो हमसे प्रोडक्ट खरीदेगा। तो जब आप अच्छे किस्म के प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें कुछ भी कमियां आ रही हैं, उसकी गुणवत्ता को लेकर क्वालिटी इश्यूज जो आ रहे हैं उसमें हमें सुधार करना है। जबकि प्रोडक्शन में वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाना, ठीक है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाना, कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को खरीदें। तो वही प्रोडक्शन है कि ज्यादा मात्रा में हम बना रहे हैं तो उसकी उत्पादकता भी हम बढ़ाएं। चौथा है लाभ, प्रॉफिट के उससे हम देखें
तो उच्च किस्म की वस्तुएं सेवा बेचकर लाभ कमाना, अच्छी हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको हाई प्राइस में भी बेच रहे हो, जबकि प्रोडक्शन प्रोसेस में अधिक वस्तुएं बेचकर लाभ करना। इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं, यहाँ क्वांटिटी। प्रोडक्शन में क्या देखेंगे, हम क्वांटिटी देखेंगे। तो हम इस आधार पे इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। उत्पाद प्रतियोगिताओं का एक बंडल है, चर्चा करें। उत्पाद उपयोगिताओं का मतलब प्रोडक्ट है, प्रोडक्टिविटी का एक बंडल है। इसको हम पे इस टिप्पणी पर टिप्पणी करनी है। तो उत्पाद उपयोगिताओं का समूह है, ठीक है। क्या है, एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी है, समूह है। ग्राहकों की दृष्टि से देखें तो उत्पाद के संबंध में यह विचार सही है, ठीक है। अगर हम कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की उससे देखें तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से मैच कर रहा है, क्योंकि उत्पाद का क्रय ग्राहक उसकी कुछ आवश्यकताओं की संतुष्टि की क्षमता के कारण किया जाता है। उत्पादन जो कर रहे हैं हम और जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट हमसे क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसकी कुछ नीड थी, आवश्यकता थी। हो सकता है उसको फूड, क्लोथ्स और सिक्योरिटी की जरूरत होती है, तो वो क्या करता है, भूख लग रही है तो खाना, फूड बाई करेगा। सिक्योरिटी के लिए घर, कार, है ना। तो अपनी अपनी जो जिस प्रकार की आवश्यकता थी उस अनुसार ये उत्पादन की प्रक्रिया की जाती है कंज्यूमर के लेवल पे। एक क्रेता किसी वस्तु अथवा सेवा का क्रय इसलिए करता है क्योंकि ये उसके लिए उपयोगी है अथवा यह कुछ लाभ पहुंचती थी। अगर हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कस्टमर क्यों खरीद रहा है, उसकी नीड थी। बेच क्यों रहा है, विक्रेता क्यों बेच रहा है, क्योंकि उसको कुछ लाभ कमाना था। तो किसी उत्पाद को खरीदने से ग्राहक को उपयोगिता की दृष्टि से 3 लाभ प्राप्त होते हैं। तो कोई कंज्यूमर अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसमें उसको 3 तरीके के लाभ या प्रॉफिट होते हैं। सबसे पहला है कार्यात्मक लाभ, ठीक है। कार्यात्मक, मनोवैज्ञानिक मतलब जो आपको मन से संतुष्टि दे रहा है। सामाजिक मतलब इसका कुछ सामाजिक उपयोग है या दृष्टिकोण है। तो उदाहरण के लिए देख रहे हैं 3 तरीके के कार्य, मतलब वो उसके जो कार्य एक्टिविटीज वो डेली कर रहा है उसमें लाभ दे रहा है। मनोवैज्ञानिक मतलब पर्सनल मन से सेटिस्फेक्शन दे रहा है। हम खाना खा रहे हैं तो हमें क्या है, मन से सेटिस्फेक्शन हो रहा है। अनाज परचेज कर रहे हैं या अपनी नीड कोई कंज्यूमर पूरी कर रहा है तो उसको मनोवैज्ञानिक लाभ हो रहा है। थर्ड है सामाजिक, मतलब समाज को भी ये लाभ दे रहा है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए देखते हैं हम। उदाहरण, एक कार का क्रय परिवहन के रूप में कार्यात्मक उपयोगिता प्रदान करता है, ठीक है। अगर हम एक कार परचेज कर रहे हैं तो हमें कार्यात्मक उपयोगिता प्रदान कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही प्रतिष्ठा एवं सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति करता है। कार क्या है, एक आजकल तो नैनो या ये सब निकली, तो क्या है, एक आपका स्टेटस भी डिफाइन कर रहा है कि हाँ, कार हर कोई अफोर्डेबल तरीके से परचेज नहीं कर सकता, लेकिन आज जब आप कर रहे हैं तो आपकी ये समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ा रहा है कि हाँ, हम एक पदवी पे हैं जिसमें हम ये सारी कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तथा कार्य की सवारी के कारण कुछ लोग द्वारा सम्मान की दृष्टि से देखा जाना सामाजिक लाभों से। तो ये तीनों तरह के काम कर रहा है। आपके कार्यात्मक दृष्टिकोण से क्या लाभ है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपने कार्यस्थल पे जा पा रहे हैं घर से, ठीक है। दूसरी तरीके से ये सम्मान की, मतलब आपको एक हाँ कि हमारे पास इतना धन है कि जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। हाई लेवल की लग्जरी चीजें हम खरीद रहे हैं जिसमें कार इंक्लूडेड होती, तो ये मनोवैज्ञानिक लाभ भी हमें दे रहा है। तीसरा, समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। तो ये इस तरीके से ये 3 लाभों को आपके पूर्ण कर रहा है, इसलिए उत्पादन उपयोगिता का एक बंडल माना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औद्योगिक उत्पाद क्या है, ये उपभोक्ता उत्पादों से अलग कैसे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है और ये कंज्यूमर प्रोडक्ट से कैसे अलग है, ये बताना है हमें। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या है, औद्योगिक उत्पाद का अर्थ, औद्योगिक उत्पाद वे उत्पाद होते हैं जिनका अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए आघात के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अन्य वस्तुओं को मतलब क्रय, बेचने के हिसाब से आप बना रहे हो, और आघात के रूप में मतलब उसको आप यूज कर रहे हो अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। अब क्या 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 हो सकता है कि मतलब कोई फैक्ट्री कारखाना खोला तो उसमें आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट किस तरीके होगा, कच्चा माल। आप अगर कपड़े की इंडस्ट्री खोली तो उसके लिए आपने रुई मंगा ली, वो आपका कच्चा माल हो गया। इंजन, ठीक है, मशीन में जो तेल वगैरह या ग्रीस यूज हो रहा है, मशीन, ठीक है, किस लेवल से बना रहे हो मशीन के माध्यम से। औजार आदि औद्योगिक उत्पाद के उदाहरण है, ठीक है। तो कोई भी चीज जो आयात के रूप में लग रही, सीधे इनकमिंग, जिससे कच्चे माल से फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, तो वो क्या है, हमारा औद्योगिक प्रोडक्ट है, जिसको हमने कच्चे माल, इंजन, मशीन, लेबर, उसको चलाने के लिए मशीन को चलाने के लिए लेबर। तो इस प्रकार से हम औद्योगिक उत्पाद के उदाहरणों को देखा। अब देखते हैं हम ये कैसे अलग है कंज्यूमर प्रोडक्ट से। औद्योगिक उत्पाद तथा उपभोक्ता उत्पाद में अंतर। तो
क्रेताओं की संख्या, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, क्रेता की, इसमें नंबर ऑफ क्रेताओं को देख रहे हैं हम कि औद्योगिक उत्पाद के क्रेताओं की संख्या कम होती है। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, जबकि उपभोक्ता उत्पाद को क्रय करने वाले क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है, जो क्रेता हैं, जो खरीद रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो बना रहे हैं या जो बेच रहे हैं उनकी संख्या कम है, जबकि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमर मतलब डेली के रूप में आप देख लो, कार हो गई, ये सारी चीज होती है, उनकी संख्या अधिक होती है। तो ये सबसे पहला अंतर तो यही है कि नंबर जो है ये यहाँ पे कम हो जाएंगे। दूसरा है माध्य स्तर, मीडियम क्या है इसका, औद्योगिक उत्पादों की बिक्री सामान्यतः छोटे वितरण माध्यम द्वारा की जाती है। ठीक है, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो जो उसका माध्यम होता है वो छोटा होता है, ठीक है, मीडियम होता है, जबकि उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री बड़े वितरण माध्यम के अप्रत्यक्ष वितरण माध्यमों द्वारा की जाती है, जिसका लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो छोटा होता है, मिडिल लोअर होता है, जबकि यहाँ पे लेवल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का बड़ा होता है, शोरूम में जा रहे हैं, जबकि जो औद्योगिक कपड़ा हो गया, रुई हो गई, या जैसे खान के माइंस के प्रोडक्ट्स हो गए, तो उसकी जो है वो छोटे पैमाने पे होगी डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि इसका हम बड़े पैमाने पे लेके जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बाजार, अब मार्केट पोजीशन क्या है, औद्योगिक उत्पादों में बाजार एक ही स्थान पर केंद्रित हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो जो उनकी मार्केट स्टैंडिंग होती है वो एक ही स्थान पे होती है कि वो एक ही स्थान पे आपको मिलेंगे, लेकिन और उपभोक्ता उत्पाद में बाजार अनेक स्थानों पर केंद्रित होता है। ठीक है, उपभोक्ता के कई सारे मार्केट्स होते हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स भी ज्यादा होते हैं, वो अलग अलग स्थान पे आपको अलग अलग चीजों के माध्यम से मिलेंगे। तो सबसे बड़ा बाजार में इनकी स्टैंडिंग कम है, जबकि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की ज्यादा है। तकनीकी बातों को ध्यान में रखना। ठीक है, तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो औद्योगिक उत्पाद के क्रय में तकनीकी बातों को अधिक ध्यान में रखा जाता है क्योंकि ये जटिल प्रक्रिया के होते हैं। ठीक है, जैसे माइनिंग के प्रोडक्ट्स हो गए या फार्मिंग के कुछ हो गए, तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हम टेक्नोलॉजी का खास यूज करते हैं क्योंकि ये जटिल होते हैं, मतलब इनका जो आउटपुट या रिजल्ट होता है वो जटिल हो सकता है, जबकि उपभोक्ता उत्पाद के क्रय में तकनीकी बातों को कम महत्व दिया जाता है। अब अगर आप एक टूथपेस्ट सेल कर रहे हो या ऑयल सेल कर रहे हो तो उसमें इतना टेक्निक नहीं लगेगा, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है तो इसमें इस चीज का कम ध्यान रखा जाएगा। तो तकनीकी बातों में औद्योगिकता को ज्यादा हमने इफेक्टिव माना है। फिर है बदले में क्रय। ठीक है, तो औद्योगिक उत्पाद में लगी कंपनियां बदले में क्रय नीति को अपनाती है। ठीक है, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बना रही है वो कंपनी क्रय बेचने की नीति को अपनाती है, जबकि उपभोक्ता उत्पाद में लगी कंपनियां बदले में क्रय नीति नहीं अपनाती, बल्कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो स्ट्रेटेजी नहीं अपनाते, बेचने की स्ट्रेटेजी या सेल्स स्ट्रेटेजी इतनी नहीं अपनाई जाती जितनी हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में अपनाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें पूछा है इन्होंने सुविधा उत्पाद और क्रय उत्पाद के बीच अंतर करें। ठीक है, तो सुविधा है सर्विस प्रोडक्ट और क्रय मतलब बेचने वाली सेल्स प्रोडक्ट के बीच में हमें अंतर करना है। तो चलिए देख लेते हैं दोनों के बीच में अंतर। सबसे पहला स्थान। स्थान क्या होता है हमारा, प्लेस। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई भी हम प्राइसिंग प्रोडक्ट देख रहे हैं तो सबसे पहले प्लेस देखते हैं। तो सुविधा उत्पाद आसानी से मिलने वाली जगहों से खरीदे जाते हैं। कोई भी चीज जो आपको किसी भी दुकान में आसानी से उपलब्ध हो रही है वो आपकी सुविधा उत्पाद है, जबकि प्रतिदिन के उपयोगी उत्पाद खरीदने के लिए परिश्रम तथा समय लगाया जाता है क्योंकि यह उपभोक्ता कई दुकानों पर जाने के बाद भी इन्हें खरीदने का निर्णय लेता है। ठीक है, अब ये सुविधा उत्पाद है जो कहीं आसानी से आपको कोई भी चीज मिल जा रही है, जैसे नमक चाहिए तो नमक आपको कहीं पे भी मिल जा रहा है। लेकिन अगर आप वहीं ये इस चीज को देखेंगे, हम प्रतिदिन उपयोगी उत्पाद को खरीदने के लिए एक कस्टमर बहुत सारी दुकानें विजिट करेगा, जैसे कार खरीदनी, मशीन खरीदना उसको, तो वो बहुत सारे शोरूम्स देखेगा, उसका एनालिसिस करेगा, उसके बाद वो चीज खरीदेगा। तो यहाँ स्थान मायने रखता है। दूसरा है मूल्य। ठीक है, प्राइस। सुविधा उत्पाद कम मूल्य के होते हैं। आपको अगर एक सोप खरीदना है डेली यूज के लिए तो वो आपका सुविधा उत्पाद है, कहीं पे भी 10 रुपए का या इतने चीप रेट में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। लेकिन जबकि प्रतिदिन के उपयोगी उत्पाद का मूल्य अधिक होता है। वहीं अगर आपको अगर हम देखें कोई गाड़ी खरीदना है तो वो आप डेली तो खरीदोगे नहीं, तो उसके लिए आप एनालिसिस भी ज्यादा करोगे, स्थान भी आप ज्यादा विजिट करोगे और उस हिसाब से इसका प्राइस भी ज्यादा होगा। तो प्राइस हो गया। थर्ड है क्रय। सुविधा उत्पाद
नियमित तथा छोटी मात्रा में खरीदे जाते हैं। ठीक है, बहुत छोटी क्वांटिटी में आप खरीद रहे हो, सोप का कुछ बंडल ले आए, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आप नहीं परचेज करके रखते हो। जबकि प्रतिदिन के उपयोगी उत्पाद कभी कभी खरीदे जाते हैं। अब जैसे कार हो गया, ज्वेलरी हो गया, ये लग्जरी आइटम्स है, आप इसको रोज तो खरीदोगे नहीं, कभी कभी आप इसका परचेज करोगे तो बहुत सोच समझ के बजट बना के करोगे। जबकि गेहूं हो गया या अनाज की चीज हो गई, फूड हो गया, सोप हो गया, ये सारी चीजें क्या सुविधा उत्पाद के रूप में कहीं पे भी आप डेली या 15 दिन शॉर्ट टाइम के लिए होता है, इसको आप फिर से खरीद सकते हो। जबकि ये बड़ी मात्रा में होते हैं, बजट के साथ आप इसको खरीदोगे। फिर है निर्णय डिसीजन। तो सुविधा उत्पादों को खरीदने का निर्णय शीघ्र लिया जाता है। हमें कोई चीज शॉर्टेज हुआ घर में ग्रोसरी का, हम तुरंत जाके ले आएंगे। लेकिन जबकि प्रतिदिन के उपयोगी उत्पादों को खरीदने के लिए निर्णय में समय लगता है। हमें क्या चाहिए? बजट। कार खरीदने के लिए, ज्वेलरी खरीदने के लिए एक अच्छा खासा बजट चाहिए, उसमें भी हम EMI पे करते हैं, तब जाके हम कोई ये चीजें खरीदते हैं। तो इसके लिए हमें टाइम लिमिटेड है, जबकि यहाँ पे एक टाइम की स्ट्रेटेजी बना के हमें चलना है। ठीक है, तो निर्णय लेने में, डिसीजन में ये आसान है और ये थोड़ा टफ है। चलते नेक्स्ट स्लाइड में। अब उदाहरण देख लेते हैं हम, इसमें एग्जाम्पल दिया है। सुविधा उत्पाद के उदाहरण क्रीम, दवाई, अखबार। वही मैंने बताया कि क्रीम हो गया, सोप हो गया, दवाई हो गई, अखबार, टूथपेस्ट, रबड़, पेंसिल आदि है। ये आप बिना झिझक के, बिना सोचे कि अगर आप शॉर्टेज है तो आप तुरंत जाके किसी भी दुकान से परचेज कर सकते हैं। जबकि प्रतिदिन के उपयोगी उत्पादों में कपड़े हम क्या कर रहे हैं? महीने में या फेस्टिवल या सीजनल के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो बजट देखते हैं। जूते, ज्वेलरी, फर्नीचर, रेडियो, टीवी इत्यादि ये सब क्या हमारे लग्जरी आइटम्स हैं, एंटरटेनमेंट के हो गए या नेसेसरी नीड के हो गए, जिसमें हमारे पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए, तब हम इसको बाई कर पाएंगे। फिर ठीक है, कीमतें। तो सुविधा उत्पाद की कीमतें प्रत्येक स्थान पर एक समान होती। ठीक है, अगर आप एक 10 रुपीज का लक्स का सोप ले रहे हो तो वो आपको सेम एक दुकान में भी वही मिलेगा और दूसरे किसी स्टोर में भी, डी मार्ट या डिपार्टमेंटल स्टोर में भी सेम प्राइस का मिलेगा। जबकि प्रतिदिन के उपयोगी उत्पादों की कीमतें स्थानानुसार तथा ग्राहकों के वर्ण अनुसार बदलती रहती हैं। अब क्या होता है, टीवी या ज्वेलरी ले रहे हो तो फेस्टिव सीजन, तो उसमें कई ऑफर्स भी आते हैं, डिस्काउंट भी होता है, तो वो एक प्राइस जो है हर स्टोर में या हर उसमें डिफर करता है इन द सेंस कि कहीं ऑफर आ गए, कोई चीज आपको वही टीवी डिस्काउंट में, कार डिस्काउंट में मिल गई तो कहीं महंगी मिलेगी। तो ऐसा कीमतें इनकी फिक्स नहीं होती हैं, शोरूम टू शोरूम या प्लेस टू प्लेस डिफर करती हैं। तो ये इसमें हमने अंतर देखा सुविधा उत्पादों में और जो प्रतिदिन के उपयोगी उत्पादों के बीच में हमने इस तरह से अंतर स्पष्ट किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा क्वेश्चन 6। उत्पादों के विपणन में लेबलिंग के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, जो लेबलिंग करते हैं हम, डिस्क्रिप्शन देते हैं प्रोडक्ट का, उसका विवरण करना है। तो उत्पादों के विपणन में लेबलिंग के कार्य, लेबलिंग मतलब क्या? डिस्क्रिप्शन दे रहा हो प्रोडक्ट का। ठीक है, उत्पाद का विवरण एवं विषय वस्तु। उत्पाद का मतलब डिस्क्रिप्शन दे रहे हो क्या है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और क्या विषय वस्तु है, जैसे कोई सैंडल का सोप है तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, तो और उस विषय वस्तु के बारे में बता रहे हो। उत्पाद अथवा ब्रांड की पहचान कराना। ठीक है, कि किस उत्पाद क्या है। पहली बात तो अगर आप जो हम लेबलिंग या पैकेजिंग करते हैं तो उसमें उत्पाद बताते हैं कि ये उत्पाद है, अगरबत्ती है या क्रीम है तो उसकी हम इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं उसकी, और किस कंपनी की, उसकी पहचान कराना। उत्पादों का श्रेणीकरण, कि वो एक से दूसरी तरीके से, एक उत्पाद दूसरे से कैसे अलग है, उसका श्रेणीकरण करना। उत्पाद के प्रवर्तन में सहायता लेवल का एक और महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, सहायता लेवल मतलब कि आप उसको एक और की डो नॉट यूज अंडर द सनलाइट, ऐसा हम क्या कर रहे हैं, एक और एडवांस में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि उसका यूजेस क्या है, बच्चों से दूर रखे, बहुत सारी चीजों में हम ये डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। फिर कानून सम्मत जानकारी देना, मैन्युफैक्चरिंग डेट आ जाएगी, बारकोड रहता है, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। जो एक विवरण रहता है लेबलिंग का कि आप कोई भी प्रोडक्ट कर रहे हो तो उसमें एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग से पहले लेबलिंग होती है, तो उसमें ये सारे डिस्क्रिप्शन देना हमें नेसेसरी या जरूरी होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये थे हमारे वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जुड़े रहें हमारे साथ नेक्स्ट सीरीज में जो है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।